हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरण। क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, ये सारी बातें हम लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल करेंगे। और ये जो हमारी कक्षा 11 में अकाउंटेंसी की 2 किताबें हैं, लेखाशास्त्र की 2 किताबें हैं। पहली किताब कंप्लीट होने के बाद से दूसरी किताब की स्टार्टिंग ही 9 चैप्टर से हो रही होती है ना। तो वो पूरा एक पैकेज है। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि 9 चैप्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि एक तरह से 8वें के बाद ही आप इसको पढ़ रहे होते हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग तब ज्यादा अच्छी होगी जब आपने शुरू के 8 चैप्टर्स को ठीक से पढ़ा होगा, क्योंकि उसी का अगला स्टेप है। ठीक, अच्छा, क्या होता है, नाम क्या है हमारा? अध्याय 9 है वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये पहला चैप्टर है उसका। इसमें वित्तीय लेखांकन जो होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, एक सुपरिभाषित क्रमिक प्रक्रिया, ये हम लोगों ने पिछले किताब को ठीक से पढ़ करके समझ भी लिया। अच्छा, और क्या समझा इसमें? सुपरिभाषित क्रमिक प्रक्रिया में मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग रोजनामचा में एंट्री करते हैं। द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री को क्या बोला करते हैं? जर्नल। और जर्नल में एंट्री करने को हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग। तो आप पहली तो ये स्टेप हो गई, पहला कदम। दूसरा कदम क्या होता है? जर्नल में एंट्री के बाद से हम लोग पोस्टिंग क्या करते थे? किसमें? लेजर में। तो खाता बही में क्या कर देते हैं हम लोग? खतौनी कर देते हैं। ये दूसरा स्टेप आ जाता है। ऐसे ही इसी स्टेप में आगे जाते हैं तो हम लोग ट्रायल बैलेंस का यूज करते हैं, देखते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जिससे कि एरर्स को ठीक किया जा सके। फिर अशुद्धियों को किस तरह से ठीक करते हैं वो देखा। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। अब इसके बाद ये समझिए अगला कदम क्या आएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने बना ली, ठीक है। अब इन सारे को बनाने के बाद से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, लेकिन वो बहुत रिफाइंड फॉर्म में नहीं होती। बहुत सारे यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स भी हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी, मतलब बाह्य उपयोगकर्ता भी हैं और आंतरिक उपयोगकर्ता भी हैं। किसके? जो भी हमारी लेखांकन सूचना है उसके। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग? अगला कदम जो होता है ना, वो हमारा जाता है वित्तीय विवरण का। अब वित्तीय विवरण को हम लोग तैयार करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग उपयोगकर्ताओं को बहुत सारी तरह की जानकारी चाहिए होती है। हर उपयोगकर्ता के हिसाब से हम लोग अलग अलग जानकारियां नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते हैं, जिसको जिस तरह की जानकारी लेनी है वो आकर के ले जाए, इस तरह का काम है। ठीक, अच्छा, तो ये इसका क्या हुआ, क्यों बनाया जाता है, इसका उत्तर आपको मिल गया। ठीक, अच्छा, अब समझिए हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला है विभिन्न पणधारियों। पणधारी हम लोग बहुत कम यूज बोलते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। स्टेक होल्डर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन कौन हुआ करते थे? कुछ जो सारे लोग हैं ना, सारे लोगों को मिलाकर के स्टेक होल्डर्स बुला सकता है। बहुत ही सिंपल है, स्टेक होल्डर्स में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक, सारे लोग मिलाकर के मतलब क्या हुआ? जो लोग इंटरनली काम कर रहे हैं, जो कंपनी का मालिक है, जो कंपनी के कर्मचारी एम्प्लॉइज हैं वो आ गए, मैनेजर्स हैं वो आ गए। ये तो सारे हो गए इंटरनल। और क्या हुआ? और जो लोग कंपनी के बाहर है, गवर्नमेंट है, सरकार है। ऐसे ही हो सकता है कि आप यहाँ पर फैक्ट्री लगी, उसके आसपास रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी आपकी फैक्ट्री की वजह से फर्क पड़ रहा है। तो और जो कंज्यूमर्स हैं वो लोग बाहर रह रहे हैं, लेकिन बाहर रहते हुए भी उनका क्या है? आपकी कंपनी से, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट से, आपकी कंपनी की सर्विसेज से लेना देना है। तो वो लोग भी उपयोग करता है। इन सारे लोगों को अलग अलग तरह की सूचनाएं चाहिए होती है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इन सारे लोगों को मिला करके ही बोला जाता है पणधारी, या इंग्लिश में बोल देते हैं उसको स्टेक होल्डर्स। उनका कोई स्टेक है, उनका कोई हित जुड़ा हुआ है। ठीक, अच्छा, के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की सूचनाएं क्या क्या होती हैं इसकी बात करेंगे, है ना। क्योंकि अकाउंटिंग में हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कोई अल्टीमेट हमारा पर्पस ही होता है इन्फॉर्मेशन देना, है ना। तो क्या होता है कि कौन कौन सी सूचना आवश्यक होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर पूंजी और आगम, इसको हम लोग बोलते क्या है? कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है, ये 2 तरह की चीजें होती है जो हम लोग ऑलरेडी, ये सब आप जितना जब कुछ शुरू का पढ़ चुके हो, 8 चैप्टर्स पढ़ चुके हो, तो उसमें आपको पता होता है कि आयगत और पूंजीगत प्रकृति अलग अलग होती है ना। तो ये क्या होता है, इसमें आने वाली जो मदें होती है ना, उनके मध्य अंतर क्या क्या होता है, एक तरह का आपका थोड़ा सा रिपीटिशन होगा। और उनकी उपयोगिता क्या होती है इसकी बात भी करेंगे। और साथ में वित्तीय विवरणों के प्रकार क्या क्या हैं और इन्हें कैसे तैयार किया जाता है ये भी बात करेंगे। ठीक, तो ये हमारे क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य है। सब कुछ इसी वीडियो में नहीं होगा, आगे आने वाले वीडियोस में भी होगा, लेकिन इस चैप्टर का उद्देश्य हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं आगे। पर्णधारी मतलब स्टेक होल्डर्स, ठीक है, और उनकी सूचना आवश्यकताएं, उनको कौन कौन सी सूचना की आवश्यकता होती है इसकी बात करते हैं। तो समझिए प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है लेखांकन का। मैंने बताया था हमारा जो है अल्टीमेटली प्राइमरी पर्पस यही होता है। क्या होता है? जो पर्णधारी है ना, उन तक अर्थपूर्ण सूचनाएं आप पहुंचाएं। कैसे पहुंचाएं? अर्थपूर्ण। ठीक, जिनकी सहायता से वे जागरूक निर्णय यानी कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। अर्थपूर्ण का मतलब क्या क्या था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पहले फर्स्ट चैप्टर में।
रिलायबल हो, ठीक है, टाइमली आपको मिल रही हो, रिलेवेंट हो। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे वो इसको अर्थपूर्ण बनाते हैं। किसको अर्थपूर्ण बनाते हैं? जो भी हम सूचना इन लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, और क्यों? जिससे कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कोई जागरूक निर्णय ले पाए, ऐसे अंधेरे में निर्णय ना ले, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारा प्रमुख उद्देश्य हो जाता है, प्राथमिक उद्देश्य किसका? लेखांकन का। अब क्या है? पणधारी कौन होता है? इसी को ऐसा समझ लीजिए, हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान जो व्यापार से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। और इन्हीं लोगों को हम लोग उपयोगकर्ता भी कहते हैं। किसको? जो पणधारी, उन्हीं को इंग्लिश में बोल देते हैं यूजर, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स को हम लोग बोल देते हैं क्या? यूजर। यूजर किस चीज का? किस चीज का उपयोग करता? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, जो लेखांकन सूचना है उसका। अच्छा, और क्या हुआ? प्रकार क्या क्या होते हैं? आंतरिक यानी कि इंटरनल, और बाह्य यानी कि एक्सटर्नल, ठीक। अच्छा, ये देखिए आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो गए और ये आपके एक्सटर्नल हो गए, EXTERNAL, ओके। अच्छा, अब क्या हुआ? पणधारियों के हित, जो स्टेक्स होते हैं ना, किस तरह का हित है, उस हित के प्रकार की बात की जा रही है। तो कैसा हो सकता है? मुद्रा संबंधी भी हो सकता है, मॉनेटरी, और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, गैर मुद्रा संबंधी भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या है? सक्रिय भी इंटरेस्ट हो सकता है और निष्क्रिय भी हो सकता है, ठीक। सक्रिय मतलब सीधे रूप से वो भूमिका निभा भी रहे हैं तो उनको सीधा सीधा लेना देना फर्क पड़ रहा है, कुछ लोगों का डायरेक्टली ऐसा लेना देना नहीं है, तो इसको बोल देंगे एक्टिव और पैसिव। और प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। अलग अलग तरह के हित हो सकते हैं। इनडायरेक्ट किसको फर्क पड़ रहा है? फैक्ट्री है, बगल में पड़ोसी भी है, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास आपके यहाँ प्रदूषण हो रहा है, उसको भी फर्क पड़ रहा है, तो वो भी एक स्टेक होल्डर हो गया। उसका हित ये है कि आप कम पोल्यूट करें, है ना। आप जो भी हमारे नॉर्म्स है, एक हमारे यहाँ पर बोर्ड है, क्या बोलते हैं? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। ये बहुत सारे रेगुलेशंस और गाइडलाइंस देता है, आप उसमें रहते हुए अपनी कंपनी का काम करें या फैक्ट्री का काम करें। तो इस तरह से क्या हुआ? डायरेक्टली को लेना देना नहीं, जरूरी नहीं कि वो आपकी प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट खरीद ही रहा है, ठीक है। तो वो उसका भी एक तरह से इनडायरेक्टली लेना देना है। कंज्यूमर डायरेक्टली खरीद रहा है तो वो डायरेक्टली अफेक्टेड हो रहा है, तो प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। तो ये क्या है? ये हितों के प्रकार है ना, समझ गए हम। अच्छा, अब क्या करेंगे? इसी का उदाहरण दे रखा है कि कोई उद्यमी है और लेनदार। उद्यमी मतलब जिस इंसान ने बिजनेस स्टार्ट किया, और लेनदार जिन लोगों से पैसे लेकर के बिजनेस स्टार्ट किया गया। तो या तो उद्यमी कुछ पैसे लेकर के आ रहा है, साथ में किसी से लोन भी बांट रखा है। तो ये जो लोग हैं, कौन लोग? जो लोग उद्यमी हैं और लेनदार हैं, जो व्यवसाय के लिए धन देते हैं, उसका व्यवसाय में मुद्रा संबंधित होता है, ठीक है। इन लोगों का, क्योंकि इन्होंने पैसा दिया हुआ है तो उनको पैसा चाहिए वापस, तो क्या हो जाता है? इन लोगों का मुद्रा संबंधी मॉनेटरी इनका स्टेक है। अच्छा, और क्या है? जैसे सरकार है, अब उपयोगकर्ता हैं अलग अलग, ठीक है। कोई अनुसंधान करता है, अनुसंधान करता मतलब मुझे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करनी है, तो मैंने गया, मैनेजर साहब से बात की कि ऐसा है कि मैं एक रिसर्चर हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, PhD चल रही मेरी, मुझे कुछ डेटा चाहिए और उस डेटा को मैं पढ़ करके कुछ एनालाइज करूंगा। तो उसको कोई पैसे से लेना देना नहीं है उस इंसान को, जो रिसर्चर रिसर्च करने आया है। तो उस रिसर्चर का जो भी हित है वो भी जुड़ गया करके कंपनी से, किसी तरह से व्यापार से जुड़ गया है। अब वो व्यवसाय से जुड़ा हुआ अगर है तो ऐसे स्थिति में क्या हो गया? उसका जो हित है वो नॉन मॉनेटरी हो गया, गैर मौद्रिक हो गया। कैसा हो गया? गैर मौद्रिक या फिर गैर मुद्रा संबंधी। अच्छा, तो ये तो सिर्फ उदाहरण हो गया। अब क्या हुआ? प्रत्येक उपयोगकर्ता का व्यापार से संबंधित अलग अलग उद्देश्य है ना। कोई रिसर्च करने आ रहा है, कोई पैसे कमाने आ रहा है, कोई लोन दे रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, कोई उसके आसपास रह रहा है, कोई उससे संबंधित चीजों को सप्लाई कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे लोगों का उद्देश्य अलग अलग है और इसीलिए अलग अलग प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। आगे बात समझ में, जो हम लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन जैसा ही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? लेखांकन सूचना के अलग अलग उपयोगकर्ताओं का थोड़ा बड़ा विश्लेषण है, कुछ कुछ पॉइंट्स उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो वर्तमान स्वामी यानी कि जो अभी मालिक है, क्या क्या चीजें उसकी। इंटरनल यूजर्स है तो वो इंटरनल या एक्सटर्नल है, वो आंतरिक है या बाह्य है। तो वो आंतरिक है, सीधी सी बात है ना। अंदर का इंसान है भाई, वो तो मालिक ही है। अब उसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस। वो बिजनेस उसका लेना देना क्यों होता है? पैसा लगाता है वो, जिससे कि उसको फायदा हो, क्या हो? मुनाफा हो। तो क्या आता है? व्यापार में निवेश करता है और उससे समृद्धि, ये उसका उद्देश्य होता है। और उसको कौन सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है भाई? वो ये देखना चाहता है कि पिछले साल क्या फायदा हुआ, क्या फायदा चल रहा है, ये सारी चीजें, और अभी उसकी पोजीशन क्या है। तो दो तरह की चीजें हैं। गत लेखांकन सत्र के लाभ की जानकारी, कि आपको लास्ट ईयर कितना फायदा हुआ, क्योंकि वो तो पैसा कमाने के लिए आया है मेनली। और दूसरी चीज क्या है? कंपनी की जो भी या फैक्ट्री है या आपकी फर्म है, कंपनी और ये सब नहीं बोलना चाहिए, सबसे अच्छा शब्द है यहाँ पर फर्म, ठीक है। तो फर्म जो भी कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट है, कुछ भी उत्पन्न कर रही है, तो उसको क्या बोल देते हैं? फर्म। अब जो फर्म है
उसकी वर्तमान स्थिति की अहम जानकारी भी उसको चाहिए होती है। परिसंपत्तियों की और दायित्वों की, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है। प्रॉफिट तो आपको बहुत हो गया, लेकिन आपके एसेट्स और लायबिलिटीज क्या चल रही है इसकी जानकारी भी हो, जिससे कि हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन को बता पाए कि स्थिति क्या है। ठीक, अच्छा, तो ये किसकी बात की गई? एक ऐसा यूजर जो इस टाइम पर आंतरिक यूजर है, उसको हम लोग बोल रहे हैं मालिक। अच्छा, ऐसे ही दूसरा यूजर कौन हो सकता है? प्रबंधक, मैनेजर। अब जो मैनेजर होता है ना, वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका? ओनर्स का, मालिक का। मालिक मैनेज नहीं कर रहा है, मालिक ने अपना पैसे लगा दिए, ऊपर से देख रहा है। मैनेज वो भी हो सकता है कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पार्टिसिपेट कर रहा हो, लेकिन मैनेजर का काम क्या है? डे टू डे बिजनेस देखना, स्ट्रेटजीज बनाना, प्रॉफिट लेकर के आना, सेल्स बढ़ाना, ये सारी चीजें। तो जो मैनेजर है ना, वो भी आंतरिक ही है और पेशेवर है, इसका पेशा है। ठीक है, इसलिए लोग IIMs जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारे हैं, है ना, उदयपुर में भी एक है। और इन IIMs में बहुत सारे तो नहीं है, जो IIMs से जाने वाले लोग दुखी हो जाएंगे, मतलब काफी कंपटीशन होता है उधर भी। तो जो IIMs है ना, वहां पर लोग जाते इसलिए हैं कि उनको एक मैनेजर बनना है। क्या बनना है? मैनेज करना सीखना है। तो जैसे डॉक्टर को एक प्रोफेशन बोला था, अब ये पूरी तरह से प्रोफेशन होता है या नहीं होता है, इसकी बात हम लोगों ने कहाँ पर की हुई है? बिजनेस स्टडीज में की हुई है। लेकिन आप मानिए कि पेशे की तरह है, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज होती है, वो उनको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, और उसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग और काफी इंटेंसिव जॉब होता है। खासतौर से जो बड़ी कंपनी होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? मालिक का जो होता है उनका प्रतिनिधि बन जाते हैं। ठीक है, उनके प्रतिनिधि है, मतलब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका काम कंपनी को चलाने का काम देख रहे हैं। अब इनको क्या चाहिए होता है? सीधी सी बात है, इनके लिए क्या समझ रहे हैं ना, जैसे आप लोगों की मार्कशीट मिलती है कि आपने ऐसा ऐसा परफॉर्म किया, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है ना, जो वित्तीय विवरण होता है, वो मैनेजर्स के लिए, प्रबंधकों के लिए एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होता है। क्या होता है ना, इनके रिपोर्ट कार्ड की तरह होती है। और साथ में समझ लीजिए, इन लोगों को भी देखना होता है कि लाभ कैसा है और वित्तीय स्थिति। वित्तीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि आपके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी, इसकी भी इनको जानकारी होना चाहिए। तो ये दूसरे तरह के यूजर्स की बात कर ली हम लोगों ने। ऐसे हमारे तीसरे यूजर्स कौन है? सरकार है। सरकार को क्या लेना देना है? सरकार पूरे समाज की प्रतिनिधि होती है। जैसे कि प्रबंधक है, वो किसका प्रतिनिधि था? जो हमारा ओनर था, मालिक था। सरकार पूरे समाज की प्रतिनिधि है। अब समाज की प्रतिनिधि, इसका मतलब क्या होगा कि कहीं जो आपकी फर्म है वो समाज के लिए अहित तो नहीं कर रही, तो इसके लिए सरकार बहुत सारे नियम बनाती है, कानून बनाती है, और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी करती है। ठीक, और साथ में सरकार बहुत सारी ऐसी सेवाएं प्रदान कर रही होती है जो पब्लिक गुड्स हैं और सारे लोगों को आवश्यकता है, जैसे कि देश की रक्षा, पुलिस सर्विस प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल्स भी देना, कुछ सामाजिक सर्विस भी हैं कि सारे लोगों को शिक्षा फ्री में देना प्राइमरी क्लास तक, और अब तो ऊपर तक भी 8th क्लास तक भी है। और अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी उसमें आगे की बात की जा रही है, तो इसके लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती है। और पैसा कौन से लेते हैं? जो लोग भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, तो आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से, क्योंकि वो पैसे भी ले रहे होते हैं। और पैसे किस बात पर लेते हैं? आपको नुकसान होगा तो पैसे लेंगे क्या? आप नुकसान हो रहा है तो कहां से पैसे लोगे? तो वो प्रॉफिट पे पैसे लेते हैं। किस पे लेते हैं? प्रॉफिट पे। आपको फायदा हुआ है, अब जो आपको फायदा हुआ, उस फायदे से संबंधित जानकारी सही से देखती है सरकार, क्योंकि उसके बाद उसको टैक्स मिलेगा। तो क्या क्या चीजें हो गई समझिए। ये नियामक के रूप में होता है, रेगुलेटर। नियामक मतलब जो नियम वगैरह बनाए और देखे, नियंत्रण में रखे, नियामक रेगुलेटर हो गया। अच्छा, अब कार्य व्यवस्थापक के रूप में जनहित कानूनों को तैयार करना और लागू करना। ठीक है, सारे लोगों का फायदा हो, क्योंकि पूरे सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। और ये कंपनी के अंदर काम कर रही है क्या? नहीं कर रही है, इसलिए एक्सटर्नल यूजर हो गया। और सभी पर्दारियों के हक सुरक्षित है या नहीं, ये जानकारी इसको चाहिए होती है ना, कि आपके यहाँ जो लेबर्स हैं या कर्मचारी हैं, उनको अपना सारी सैलरीज वगैरह ठीक से मिल रही है, उनको उनके जो अधिकार है वो उनके पूरे पूरे हो रहे हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पर इस तरह की सिस्टम आया है, जैसे मनरेगा भी है, तो उसमें एक निश्चित संख्या से अधिक महिलाएं अगर होती हैं तो वहां पर क्रेश फैसिलिटी की आवश्यकता होती है। क्रेश मतलब होता है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रखे जा सकें। अब किसी महिला का बहुत छोटा सा बच्चा है, तो वो ऑफिस में कैसे काम करेगी या कोई दूसरा काम कैसे करेगी? तो इसलिए उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए कुछ लोग होने चाहिए। इस तरह की चीजें भी होती हैं। ऐसे ही बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं कि ठंडा पानी हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो। तो ये सारी चीजें हैं या नहीं है? और साथ में क्योंकि कर वसूलती है, टैक्स चाहिए होता है, इसलिए भाई इसको व्यापार में होने वाले लाभ में विशेष रुचि होती है, कितना प्रॉफिट हुआ, है ना। तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, वो सारी चीजें भी देख लेते हैं। और क्योंकि उनको पैसा यहाँ से मिल रहा होता है। ऐसा क्या है? दूसरा है प्रत्याशित स्वामी। कोई दूसरा इंसान है जो कंपनी खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार कि इनका अभी तक की हिस्ट्री कैसी रही है, कौन कौन सा इनका संबंधित जो भी और जानकारी है कि इनके एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें देखेगा। मार्केट में कितना पोटेंशियल वो अलग से देखेगा। लेकिन कंपनी संबंधित क्या क्या देखेगा? गत लाभ, अभी तक कैसे कैसे लाभ हुए, वित्तीय स्थिति मतलब एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, साथ में भविष्य के निष्पादन से संबंधित सूचना है। तो आगे के फ्यूचर की जो परफॉर्मेंस है उससे संबंधित इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आइडिया लगा पाएगा कि अच्छा अभी तक इन्होंने ऐसा किया तो ऐसा कर सकते हैं। तो उसको ये सारी जानकारी चाहिए होती है। लेकिन क्योंकि वो प्रत्याशित स्वामी है, पोटेंशियल अभी तक मालिक नहीं है,
तो वो भी बाह्य यूजर हो गया, है ना, एक्सटर्नल हो गया। अच्छा, और ये क्यों निवेश करेगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका होगा समृद्धि, इसको भी चाहिए, उसको लग रहा है यार इस कंपनी को खरीद लेंगे तो काफी प्रॉफिट हो सकता है, तभी तो पैसा लगाएगा, ठीक है। तो समृद्धि के उद्देश्य से व्यापार में धन निवेश में इसकी रुचि होती है। अच्छा, ऐसे अगला कौन आ गया, बैंक। बैंक ने मान लीजिए लोन दे रखा है बिजनेस को, तो बैंक भी बिजनेस में तो काम कर रही है डायरेक्टली, तो क्या हो गई, एक्सटर्नल हो गई। और इनका उद्देश्य क्या होता है कि भाई हमने जो पैसा दिया है वो हमें मूलधन वापस मिलेगा, साथ में ब्याज वापस मिलेगा, तो इनका उद्देश्य इस तरफ रहता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं तरलता, क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। तो आपके पास कैश फ्लो सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि कंपनी, बैंक ने तो आपको कैश दे रखा है, करेंसी दे रखी है, मुद्रा दे रखी है, तो आप मुद्रा वापस करिए, ऐसा मत बोलिए कि नहीं आप ये मशीन ले जाओ, ठीक। तो वो भी एक फैक्टर हो जाता है। तो वो इस तरह से की संबंधित जानकारी है। अभी क्या करते हैं, सुरक्षा और समयावधि के साथ आप मूल वापस कर पाओगे, प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर पाओगे, और ब्याज जो है वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इस बात में इनकी रुचि है, इनका उद्देश्य है। और इसीलिए लाभ को ही मेन लिए देख रहे होते हैं, है ना। इसी से उसके ब्याज के साथ साथ मूलधन की वापसी निश्चित होती है, वह प्रपत्र जिसमें व्यवसाय द्वारा संपत्ति रखी जाती है, ठीक। अच्छा, जहां पर और उनकी संपत्ति कितनी है, ये सारी चीजें भी देखता है। ये कौन देखता है, बैंक। तो हम लोगों ने अलग अलग यूजर्स का क्या क्या उद्देश्य होता है, इन सब की बात कर ली। अब इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं आगे। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।